हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 7वें चरण पे हम लोग आज से एक वीडियो तैयार किए हैं जिसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 7वें चरण में कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे और कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वास्तविक कैंडिडेट कितने होंगे। वास्तविक कैंडिडेट हम लोग सबसे पहले समझ जाएं कि कैंडिडेट तो दो तरह के होंगे 7वें चरण में। एक कैंडिडेट वो होंगे जो भीड़ का हिस्सा होंगे, भीड़ को बढ़ाने का कार्य करेंगे, और दूसरे कैंडिडेट वो होंगे जिनका मार्क्स भी अच्छा होगा, मेधा प्रतिशत अच्छा है, और वो आपको नेक टू नेक फाइट देंगे। यानी आपका असली मुकाबला केवल वास्तविक कैंडिडेट से ही होगा। बाकी तो अभ्यर्थी केवल भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं, हर एक एग्ज़ाम में करते हैं, हर एक चरण में करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में ही बता दे रहे हैं कि वीडियो लगभग आधे घंटे का होगा, क्योंकि बहुत डीप एक्सप्लेनेशन करेंगे तो स्वाभाविक है कि वीडियो लंबा होगा ही, और जिसमें गणित का बहुत गुना भाग है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा जो अन्य विषय के भी अभ्यर्थी हों। कई बार क्या होता है कि होम साइंस के अगर अभ्यर्थी हैं तो उनको गणित समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि बिल्कुल आसान शब्दों में, इसलिए लिख के भी इसको रख लिया है कि आपको समझने में आसानी हो। और नहीं समझ में आएगा तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक आपको एक सुकून मिलेगा, एक डर खत्म होगा मन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है कि 7वें चरण में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे। वास्तविक संख्या जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या जानने के बाद ही कट ऑफ तय हो पाएगा। इसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार भीड़ कितनी रहने वाली है। जो लोग सीधा सीधा कट ऑफ पर चले आते हैं, सीधा कट ऑफ पे नहीं आना है। कट ऑफ बताने के लिए तो हम अभी बता दें कि हाँ इतना है। कट ऑफ भी हम लोगों ने लगभग तैयार कर लिया है, बस इंतजार इस बात का है कि नियमावली एक बार देख लें, क्योंकि आखिरकार अंत में तो जो नियम रहेगा उस नियम को लगाते हुए एक कट ऑफ को तैयार करेंगे। लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा हम लोग के पास है कट ऑफ का। तो अब अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या जानना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अगर वास्तविक संख्या पता चल गया कि कितने कैंडिडेट शामिल होने जा रहे हैं 7वें चरण में, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, कितने, तब आपको ये पता चल पाएगा। इससे ही कट ऑफ निर्धारित हो पाएगा। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या का कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग को अनुमान के आधार पर ही चलना पड़ेगा, जिसके लिए गणित का ही सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कहीं पर भी कि सरकार ने कोई इसका आंकड़ा जारी किया है। हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड से भी आरटीआई करके पिछले साल भी मंगवाया था और इस साल भी आरटीआई कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड भी आंकड़ा कहती है कि हमारे पास नहीं है कि कितने छात्र बिहार से शामिल हुए, सीटेट में कितने पास किए। ऐसा कोई आंकड़ा सीबीएसई जारी नहीं करती है। पिछले साल आरटीआई का एक वीडियो बनाए थे सीबीएसई के पास, अगर आप लोग में से जो पुराने दर्शक होंगे उनको तो याद ही होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लें कि सीबीएसई ने साफ कह दिया कि हम लोग ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं रखते हैं कि बिहार राज्य से कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, बिहार राज्य से कितने अभ्यर्थी पास हुए। इसका हम लोग के पास कोई आंकड़ा नहीं है। जब सरकार के पास ही आंकड़ा नहीं है तो हम लोग को गणित का ही सहारा लेना पड़ेगा। हम लोग दो अलग अलग विधियाँ अपनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह दोनों विधियाँ एक ही आंकड़े को दर्शाती है। दो अलग अलग तरीके ले रहे हैं, ठीक है। एक तरीका तो आप लोग को एकदम शॉर्टकट लगेगा और उस तरीके पर आप लोग को जल्दी विश्वास भी होगा। दूसरा तरीका, शुरुआत में आप लोग को लगेगा कि हम गलत तरीका अपना रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं। दूसरे तरीके में शुरुआत में लगेगा कि गलत तरीका अपना रहे हैं, लेकिन धैर्य बना के रखिएगा। गणित में कई बार गलत तरीके से भी सही जगह पहुँचा जाता है। गणित के विद्यार्थी इस बात से सहमत होंगे कि ऐसा नहीं है कि आप कलम उठाए और सवाल बना दिए। कई बार इधर उधर करके सही तरीके तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, सही उत्तर तक। तो हम लोग दोनों तरीका अपनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग तरीका एक अपनाते हैं। तरीका एक में है कि दैनिक भास्कर में जब सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला था इस बार का, तो उस समय एक आंकड़ा छपा था जो आप लोगों ने भी देखा होगा, और एक खूब हाइप भी हुआ था, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी चला था कि दैनिक भास्कर में क्या आंकड़ा दिया था कि इस बार बिहार से 5.6 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं सीटेट में। यही आंकड़ा है, आप लोग को अभी भी याद होगा। और इसी आंकड़े के आधार पर एकदम एक भगदड़ सी मच गई थी कि अगर 6 लाख अभ्यर्थी केवल बिहार से शामिल हो रहे हैं, तब सोचिए कि कितने अभ्यर्थी पास होंगे। और ख़ास करके सीटेट का रिज़ल्ट अब आने ही वाला है, और जिस तरह का लोगों में मार्क्स आया है उस तरह उसको देखते हुए और सेटिंग जो हुआ है उसको देखते हुए एक मन में डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 100 से नीचे वालों का होगा ही नहीं, 110 से नीचे वालों का होगा ही नहीं, 120 से नीचे वालों का होगा ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है। या कुछ लोग तो कहते हैं कि जिसका इस बार 130 प्लस है सीटेट में उसी का होगा।
तो वास्तविकता कहाँ है, हम लोग चलते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया कि दैनिक भास्कर में आंकड़ा 5.6 लाख का था। ये आंकड़ा खुद दैनिक भास्कर वालों ने दिया था और एक तरह से माना भी जा सकता है कि 5.6 लाख बहुत है, क्योंकि अभी जस्ट नीचे दिखाएंगे कि प्रत्येक साल जितने अभ्यर्थी पूरे भारत से शामिल होते हैं तो मुश्किल से 8 से 12 लाख अभ्यर्थी, हालांकि प्रत्येक बढ़ते साल में ये संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी 12 से 14 लाख पूरे भारत से अगर हैं तो 14 लाख में या 12 लाख में आप केवल 6 लाख बिहार से भर्ती कर दे रहे हैं, तो ये कम आंकड़ा नहीं है। दैनिक भास्कर वालों ने एक तरह से ठीक ही आंकड़ा पकड़ने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है कि पास प्रतिशत, मतलब कि सीटेट में पास प्रतिशत अगर 50% भी रख लें, हालांकि यह सामान्य पासिंग प्रतिशत से बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों ने मेहनत की है, इस बार कोचिंग किया है और सीटेट में सेटिंग को देखते हुए भी इतना पास प्रतिशत माना जा सकता है इस बार, ठीक है। आमतौर पर सीटेट में इतना पास परसेंटेज होता नहीं है। अभी हम नीचे जस्ट दिखाएंगे आपको, सीटेट का आधिकारिक आंकड़ा भी दिखाएंगे। तो वहाँ पे आमतौर पे पासिंग परसेंटेज 20% से लेकर 34% तक होता है, लेकिन हम लोगों ने 50% इसको कर दिया है। 50% क्यों कर दिया है? 50% इसलिए कर दिया है कि लोगों ने इस बार बहुत मेहनत की है, कोचिंग वगैरह भी किया है, ऑनलाइन भी कोचिंग किया बहुत सारे लोगों ने, और प्लस आप लोग जो कहते हैं कि सीटेट में सेटिंग हुआ है, आप लोग क्या कहते हैं, वास्तव में हुआ ही है। तो इसको भी देखते हुए अगर हम मान लें कि पहले सीटेट में पासिंग परसेंटेज, यानी कि जो छात्र शामिल होते थे तो केवल 34% छात्र पास कर पाते थे, केवल 20% छात्र ही पास कर पाते थे। अलग अलग साल में अलग अलग आंकड़ा है, इसलिए कभी 20 बोलते हैं, कभी 34 बोलते हैं। तो उतना को भी देख लिया जाए तो इस बार हम लोग उससे बढ़ा के 50% कर दे रहे हैं। 34 के मुकाबले अगर 50 कर दे रहे हैं तो सोचिए कि 16 बढ़ जा रहा है, 16% ज़्यादा हम कर दे रहे हैं। 20 के मुकाबले अगर 50 कर दे रहे हैं तो 30% ज़्यादा कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर से वही कह रहे हैं कि ऐसा इस बार पासिंग परसेंट माना जा सकता है, क्योंकि धांधली भी बहुत हुआ है और लोगों ने मेहनत भी किया था। तो उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या आपके पास हो जाएगी 2,30,000 हो जाएगी, ठीक है। 5.6 लाख में से 50% अगर पास भी कर गए तो कितने लोग पास किए? आपको पास किए 2,30,000 अभ्यर्थी पास किए। ये पहले तरीके से हम लोगों ने आंकड़ा निकाल लिया कि कम से कम इतने अभ्यर्थी जेन्युइन कैंडिडेट वास्तव में हैं, जिन्होंने या तो मेहनत से या फिर सेटिंग वेटिंग से, ठीक है, सीटेट पास कर लिया है और 7वें चरण में आपको टक्कर देंगे। कितने अभ्यर्थी हुए? 2,30,000 हुए। ये शॉर्टकट वाला तरीका था। अब हम लोग थोड़ा लंबे तरीके पे चलते हैं। लंबा तरीका पहले इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अगर लंबा तरीका ही पहले दिखा देते तो लोग क्या होता है कि उससे आगे देखते ही नहीं वीडियो। अब अगर इससे ज़्यादा भी अभ्यर्थी पास हैं तो या तो उनका सत्र पूरा नहीं है, केवल भीड़ का हिस्सा है। इस बात को कल भी समझाए थे कि इतने लोग जो पास किए हैं 2,30,000, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 21-23 के हैं, 19-21 के हैं, 20-22 सत्र के हैं, उनका अभी तक सत्र भी पूरा नहीं हुआ है। सत्र पूरा नहीं हुआ। कल रात में भी वीडियो जो बनाए थे उसमें चर्चा किए थे और कुछ लोगों ने बाद में कमेंट भी किया। देखिए, फिर से यूनिवर्सिटी का नाम भूल गए, ये बिहार के ही कई यूनिवर्सिटी का उन्होंने नाम बताया था कि इस यूनिवर्सिटी में 19-21 सत्र का भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एक यूनिवर्सिटी में बताया गया कि 20-22 सत्र का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और 21-23 सत्र तो अभी कहीं पर भी पूरा नहीं ही हुआ है, ठीक है। लेकिन चूंकि अपीयरिंग भी इस बार वैलिड था, तो ये तो आप सभी को पता है कि जो छात्र अपीयरिंग में भी थे, ठीक है, वो भी इस बार सीटेट क्वालिफाई कर गए। इसलिए इस 2,30,000 में आपको जो छात्र पास कर गए हैं सीटेट वाले लेकिन अपीयरिंग में हैं, उनकी भी संख्या दिखाई देगी, वो भी इसमें शामिल है। अब आगे चलिए, अब आगे देखते हैं कि 50% पास मानने के पीछे तर्क यह भी है कि बिहार में 75 पे ही पास है, जबकि सीटेट वाले इसको काउंट ही नहीं करते हैं। सही बात है कि बिहार में SC ST तो 75 पे ही आपको पास माना जाता है, ठीक है, लेकिन सीटेट वाले इसको काउंट नहीं करते हैं। और इसी तरह से बिहार में जो महिला अभ्यर्थी है, भले जनरल कैटेगरी की है तो 82 पे ही पास है, लेकिन आपको पता है कि सीटेट वाले जनरल कैटेगरी को 90 पर पास मानते हैं, ठीक है। तो अगर सीटेट आंकड़ा देता है कि इस बार मेरे यहाँ से 36% छात्र पास किए हैं, तो सीटेट ने पास कहाँ से माना? 90 पर पास मान लिया। लेकिन बिहार में क्या होगा? बिहार में तो 75 पर भी पास है, 82 पर भी पास है, इसीलिए पासिंग परसेंटेज आपको ज़्यादा दिखाई देगा बिहार के मामले में, ठीक है। अब और नीचे चलते हैं। अब देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को फ्रेश दिखाई दे। ये आंकड़ा अलग अलग वर्षों के सीटेट के एग्ज़ाम का है और यहाँ पर
सबसे पहले तो आपको ईयर है, इस वाले कॉलम में आपको सीटेट का ईयर दिखाई दे रहा है कि किस वर्ष ये एग्ज़ाम हुआ था। दूसरी तरफ पेपर 1 में कितने छात्र शामिल हुए, फिर पेपर 2 में कितने छात्र शामिल हुए और उस वर्ष कितने प्रतिशत छात्र सीटेट में पास हुए, इसका आंकड़ा है। अब देखिए 33% पास हुए हैं, 21% पास हुए हैं, 17%, 29%, 15, 13, 16, 14, ठीक है, इतने प्रतिशत लोग पास हुए हैं। नीचे में आपको 13% एक दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है कि इसमें से किसी भी वर्ष में सीटेट में पास करने वाले छात्रों की संख्या 50% नहीं है, लेकिन बिहार में सीटिंग को देखते हुए, लोगों की मेहनत को देखते हुए और चूंकि बिहार में 75 और 82 पर भी पास, इसको देखते हुए हम लोगों ने ये मान लिया कि चूंकि दैनिक भास्कर में 5,60,000 छात्रों का आंकड़ा दिया गया था, तो इसमें से 50% भी छात्र अगर पास कर गए तो 2,30,000 छात्र कम से कम पास किए हैं और 2,30,000 छात्रों से आपका जेन्युइन कैंडिडेट, वास्तविक कैंडिडेट, यानी जिनका मेधा अंक अच्छा है, इनसे आपको शामिल होना, इनसे आपको टकराना है 7वें चरण में। ठीक है, ये पहला तरीका था। अब हम लोग चलते हैं, अच्छा नीचे भी कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, ये अलग अलग सालों का ही है, 2016 वाला ही, 16 से लेकर 11 तक, मतलब सीटेट में पहली बार जो 11 में हुआ था तब से लेकर यहाँ 21 तक का पासिंग परसेंटेज है। तो आप देख सकते हैं ये सबसे अंतिम वाला जो कॉलम है, इसमें किसी भी वर्ष में आपको पासिंग परसेंटेज सबसे हाईएस्ट भी है तो 33 दिखाई दे रहा है, कहीं भी आपको 33 से ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। सबसे पहली बार हुआ था तब तो पासिंग परसेंट 9% ही था, लेकिन फिर आगे बढ़ता चला गया, वर्तमान में 33% है, मान लीजिए 50% है, क्यों मान लीजिए, इसके पीछे भी आप लोग को लॉजिक दिए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, दूसरे तरीके पे आते हैं। ये तरीका हम शुरू में ही बताए हैं कि ये तरीका आपको शुरुआत में लगेगा कि हम गलत बता रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा आपके मन में जितने भी संदेह होंगे, अरे सर ये चीज़ गलत है, आपको ऐसे करना चाहिए, आपके मन के उस डाउट को अंत में हम शामिल कर देंगे। इसलिए थोड़ा धैर्य बना के रखिए। लोग क्या होता है कि शुरुआत में वीडियो देखते नहीं है, बीच में कहीं से देख लिया और काट करके कमेंट कर देंगे कि अरे आपने तो ये कह दिया, बाद में वो नहीं देखेंगे कि उसको हमने इसमें सुधार करने का भी प्रयास किया है। ठीक है, और हम जानबूझ के बोल रहे हैं कि हम लोग दूसरे तरीके में गलत विधि अपनाते हुए सही तरीके तक पहुँचेंगे। यहाँ हमने लिख भी दिया है कि यह थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, लेकिन आप अंत में देखेंगे कि इस तरीके से भी हम लोग उसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं जिस निष्कर्ष पे हम लोग पहले तरीके से पहुँचे हैं। ठीक है, अब आते हैं कि पहले वो तरीका क्या है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पिछले 10 वर्षों में बिहार से पास कुल डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा हम ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर साल चल रहा है 2023 चल रहा है, या फिर आप 2022 ही मान लीजिए, 23 वालों का तो सेशन भी पूरा नहीं है, 2022 ही मान लीजिए, तो 2012 से 2022 तक आखिरकार कितने छात्र बिहार से बीएड और डीएलएड पास किए, यही छात्र तो शामिल होंगे 7वें चरण में। ठीक है, तो आपको अगर देखना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 36,000 पूरे बिहार में बीएड की सीट हैं और 30,000 डीएलएड की सीट। ठीक है, इनको आप अगर जोड़ लीजिएगा तो 36,000 और 30,000 मिला के 66,000 हो जा रहा है। इन 66,000 को आप 10 साल से गुना कर दीजिएगा तो आंकड़ा निकल कर आएगा 6,60,000 आएगा। अब तुरंत कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई प्रत्येक साल 36,000 सीट नहीं था, प्रत्येक साल 30,000 सीट नहीं था। हम पता है, हमको बहुत अच्छे से पता है और अंत में सबको एडजस्ट करेंगे, आप देखिएगा, लेकिन क्रमशः काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पहली बात कि पिछले 10 वर्षों में बिहार से कुल डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी पास अभ्यर्थियों की संख्या भी निकाले तो 36,000 और प्लस 30,000 यानी कि 66,000 एक वर्ष में है, तो 10 वर्ष में 6,60,000 लोग हो जाते हैं। इसी बीच में बिहार से बाहर से भी बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग किया है। बिहार, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, पता नहीं कहाँ कहाँ से बीए डीलेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों की संख्या भी 1,40,000 हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, 1,40,000 कहने का लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने बाहर से ट्रेनिंग किया होगा। अब इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, इसलिए नहीं लीजिएगा क्योंकि इन लोगों की संख्या कम है, वास्तव में इन लोगों की संख्या कम है, इतना ऐसा नहीं है, किन लोगों की तुलना में कम है। जब बोलते हैं कम है तो उनकी तुलना में कम है जिन्होंने बिहार से किया है और रेगुलर तरीके से किया है। ठीक है, फिर भी 1.5 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है भाई, 1,40,000 हम लोगों ने ले लिया है। और एनआईओएस से ट्रेनिंग करने वाले भी 2 लाख लोग शामिल हैं। ट्रेनिंग तो एनआईओएस से इससे ज़्यादा लोगों ने किया है, लेकिन मान के चलते हैं कि जिन लोगों ने एनआईओएस से ट्रेनिंग किया उसमें से 2 लाख लोग ही ऐसे हैं जो कि सीटेट क्वालिफाइड है। ठीक है, तब आपके पास
कुल उपलब्ध अभ्यर्थी कितने हो जाएंगे? कुल उपलब्ध अभ्यर्थी आपके पास होंगे यहाँ के 6,60,000, यहाँ के 1,40,000 और NIOS वाले 2 लाख। ठीक है, यानी कि कुल उपलब्ध अभ्यर्थी आपके पास हो जाएंगे अंत में 10 लाख अभ्यर्थी हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि मैक्सिमम भी ले लीजिएगा तो किसी भी तरीके से बिहार में नेक टू नेक भी आदमी से आदमी को जोड़ के बैठा दीजिएगा, तब 10 लाख अभ्यर्थी होंगे बिहार में जो कि BA DLED ट्रेनिंग प्राप्त हैं। और ये आंकड़ा कुछ इसलिए भी सही लगेगा, बाद में हम सब घटाएंगे, अंत में हम आएंगे आपको, हमको पता है कि आप कहिएगा कि इतने लोग वास्तव में है नहीं, लेकिन पिछले 4-5 सालों में BA DLED करने के लिए खास करके छठा चरण जब से हुआ है या छठे चरण की जब से घोषणा हुई, मैंने देखा और आपने भी अनुभव किया होगा कि हर घर में BEd है, हर घर में DLED। BA DLED अब ग्रेजुएशन हो चुका है कि जिस तरह से पहले लोग BA करते थे, IA करते थे, उस तरह से अब लोग BEd DLED करते हैं। कुछ नहीं हुआ तो चलो BEd कर लेते हैं, DLED कर लेते हैं। यह प्रवृत्ति खास करके महिला अभ्यर्थियों में ज़्यादा है। इस बात से आप लोग भी इनकार नहीं करेंगे। अब चूंकि आप लोगों ने ही कहा होगा, मन में बहुत लोग की यह बात उठी होगी कि सर 10 लाख का आंकड़ा तो आप बहुत ज़्यादा बता दिए। ठीक है, अब इस 10 लाख की संख्या का हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि अब हम लोग घटाएंगे इसमें से कि 10 लाख अगर आपको ज़्यादा लगता है, हमें भी ज़्यादा लगता है। अब हम लोग इसमें से घटाना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि पिछले 10 वर्षों के दौरान हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूल मिलाकर कम से कम 3 चरण की बहाली हुई है बिहार में। ठीक है, आप लोग को याद होगा कि 2011 में TET हुआ था और एक स्टेट हुआ था, उसके आधार पे 2 चरण निकला था, एक हाई स्कूल के लिए निकला था, एक प्राथमिक विद्यालयों के लिए निकला था। इसके बाद खुद छठा चरण भी निकला। ठीक है, 3 चरण की बहाली हुई है। इसलिए इस दौरान जिन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, इस दौरान जिन लोगों ने BA DLED किया, उनका मार्क्स अच्छा था तो वो चयनित हो चुके हैं ऑलरेडी भाई मेरे। चूँकि उनका मार्क्स बढ़िया था तभी तो इन चरण में वो चयनित हो हुए हैं। अगर उनका मार्क्स बढ़िया नहीं रहता तो इन 3 चरणों में वो चयनित कैसे हो पाते? उनका अपने समय में मार्क्स बढ़िया था, इसलिए उनका चयन हो चुका है। प्लस ऐसे लोग एक ही जगह पर सालों साल से जमे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इन लोगों में कम इच्छा होगी कि हम ये 7वें चरण में अप्लाई करें। छठे चरण वालों के लिए नहीं कर रहे हैं, इन लोगों का बस चले तो आज ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी जो 2 चरण हुए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एक जगह पे जम चुके हैं, प्लस उनका मार्क्स तब अच्छा जरूर था, अपने समय में उनका मार्क्स हाई था, लेकिन अब की तुलना में जब काउंट कीजिएगा तो उनका मार्क्स लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो अभ्यर्थी नए फ्रेश आ रहे हैं उनका मार्क्स भी ज़्यादा अच्छा है। प्लस क्या है कि तब सीटेट वगैरह पास है, अब जो सीटेट में पास अभ्यर्थी हैं सीटेट में भी अच्छा अंक लाते हैं। इसलिए 3 चरण में चयनित कम से कम 1.5 लाख लोगों को आपको इस 10 लाख में से माइनस करना पड़ेगा। इस 10 लाख में से इस 3 चरणों में जो 1.5 लाख कम से कम लोग शामिल हुए हैं, इनको माइनस करना पड़ेगा। तो 10 लाख में से 1.5 लाख माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा? 8.5 लाख बचे। ठीक है, कहने का मतलब 8.5 लाख अभ्यर्थी अभी भी हैं और घटाते हैं। चलिए, हालांकि यह भी बात है कि तब अनट्रेंड लोगों की बहाली होती थी, लेकिन 2019 तक उनको प्रशिक्षण प्राप्त करना था, तो उन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त भी कर लिया है, तो नौकरी में ही है या कुछ अभी भी अप्रशिक्षित है। कुछ लोग कहेंगे कि इन 3 चरण में जिन लोगों को आपने नौकरी दिलवाई तब अनट्रेंड की भी बहाली हो जाती थी। सही बात, अनट्रेंड की भी बहाली हो जाती थी ना, तो भाई मेरा 31 मार्च 2019 तक इन लोगों को ट्रेनिंग कर लेना था। बाद में सरकार ने 31 मार्च 2022 का डेट दे दिया, तो इस बीच में इन लोगों ने BEd या DLED का ही तो ट्रेनिंग किया होगा। इसलिए ये लोग ट्रेनिंग तो कर लिए हैं लेकिन ऑलरेडी चयनित, इसलिए यह सवाल नहीं उठाइएगा, एक ही बार इनका काउंट किए। नेक्स्ट है कि अब हर एक चरण में कुछ लोग बस भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसा 7वें चरण में भी होगा। भारत का ही नहीं, दुनिया का हर एक एग्ज़ाम में ऐसा होता है, हर एक वैकेंसी में ऐसा होता है कि आपने भी देखा होगा कि अगर एक नौकरी है तो 10 लोग आएंगे और उसमें 3-4 ही अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जो कि वास्तव में आपको कंपटीशन देंगे। वीडियो के शुरुआत में ही बोले थे वास्तविक अभ्यर्थी, ऐसे लोगों को ही वास्तविक अभ्यर्थी कहा जाता है कि आपको कंपटीशन देने वाले ऐसे ही अभ्यर्थी होंगे। बाकी लोग तो केवल भीड़ की संख्या है, वो भीड़ बढ़ाते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में 50% के लोग केवल भीड़ का ही हिस्सा होते हैं। तो अतः इस अनुमान से 8,50,000 में से आपको आधे को निकाल लेना है। ठीक है, हम लोगों ने इसलिए निकाला है क्योंकि ये लोग फॉर्म तो भरेंगे
लेकिन इनका मेधा प्रतिशत बहुत कम है। अब 48% मेधा है, 52% मेधा है। तो आप बताइए कि जहाँ पर लोगों के 60% है मेधा प्रतिशत बनते हैं, 65% बनते हैं, 66% बनते हैं, 70% बनते हैं, 76% बनते हैं, 80% भी कुछ लोगों के बन रहे हैं। तो उनकी तुलना में जिनका 48% बन रहा है, जिनका 52% बन रहा है, आप ही बताइए ईमानदारी से कि पहले 48-52 वालों का होगा कि पहले 60 वालों का होगा, 66 वालों का होगा, 70 वालों का होगा। ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल भीड़ का हिस्सा ही हैं, और किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे आधे लोग होते हैं। ठीक है। आप लोग भी अलग अलग चीज़ का एग्ज़ाम देते होइएगा, आपको स्वयं अनुभव होता होगा कई बार कि हम एग्ज़ाम तो दिया है लेकिन मेरी तैयारी नहीं थी। दरोगा का एग्ज़ाम मान लीजिए निकलता है, या बीपीएससी का भी हुआ है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन चूंकि आपकी तैयारी नहीं थी, ठीक है, इस बार नेगेटिव मार्किंग था, तो आपकी तैयारी नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग था, आप आधे अधूरे तरीके से एग्ज़ाम दे के आए, तो आपकी काउंटिंग तो जरूर होगी कि इतने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया बीपीएससी का, लेकिन वास्तव में कंपटीशन किन लोगों के बीच में होगा? जिन लोगों ने 80-90 अंक से ऊपर बनाया होगा बीपीएससी के एग्ज़ाम में, इस बार 100 से ऊपर बनाया होगा, 80 से ऊपर, 90 अंक से ऊपर, जिनके सही होंगे, कट ऑफ का मुकाबला आखिर तो उन्हीं लोगों के बीच में होगा। आपके अगर 40 सही हो भी गए भाई मेरे, तो इससे क्या आप बीपीएससी क्वालिफाई कर लीजिएगा? नहीं कीजिएगा। यह रीति दुनिया के हर एग्ज़ाम में चलती है। इसीलिए हम लोगों ने 8,50,000 में से 50% लोगों को निकाल दिया है, तो बचे आपके 4,25,000 लोग बचे। ठीक है, 4,25,000 लोग बचे। अब इन 4,25,000 लोगों में से कम 38,000 लोग स्टेट में जाएंगे, क्योंकि बहाली ऊपर से नीचे के क्रम में होगी, जैसा कि सरकार कह रही है कि 12 से 10 पहले, सॉरी 11-12 पहले, उसके बाद 10-9, फिर तब हम आएंगे 6 से 8 और 1 से 5 पे। यानी कहने का मतलब माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली सरकार कहती है हम पहले करेंगे, उसके बाद प्राथमिक पाएंगे। इस बात को भी हम सही मान लें तो जो 38,000 लोग हैं जिनका उच्च मेधा अंक है, ठीक है, मान लीजिए कि विज्ञान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाई स्कूल के लिए भी विज्ञान में स्टेट क्वालिफाइड है, और वो सीटेट में भी आपको क्वालिफाइड है। तो अगर इनका चयन हाई स्कूल में हो जाता है, तो आप बताइए जिसका चयन हाई स्कूल में हो जाएगा वो प्राथमिक विद्यालय में या फिर प्राथमिक विद्यालय में या 6 to 8 में क्यों आएगा? नहीं आएगा, सीधी सी बात है, समझे? तो आप यह देख सकते हैं भाई मेरे कि जिनका चयन हाई स्कूल में हो जाएगा वो प्राथमिक में नहीं आएंगे। तो 38,000 अभ्यर्थी जो स्टेट में क्वालिफाइड हैं उनको आपको माइनस करना होगा। तो इस 4,25,000 में से इन 38,000 को आप माइनस कीजिएगा, तब आपका आ जाएगा 3,90,000 के करीब में आ जाता है। देखिए भाई, थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार का इधर उधर होगा तो बाद में मत कहिएगा कि आपको घटाव करने नहीं आता है। ये बहुत आप लोग को जितना दिखा रहे हैं, इसको कैलकुलेशन करने में बहुत समय लगा है। तो 1-2 हज़ार का अंतर हो सकता है, तो जहाँ लाखों की बात हो रही है तो उसमें 1-2 हज़ार अगर हम ही लोगों से गलती हो गई हो कैलकुलेट करने में, तो थोड़ा उसको माफ़ कीजिएगा। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था ना, कुछ लोगों ने शायद 1,500 का अंतर था तो उस पर कमेंट कर दिया था कि 1,500 का घटाव करने भी नहीं आता है। नेक्स्ट है कि अब बचे हैं 3,90,000 आपके बचे हुए हैं। 3,90,000 में से 80-82 हज़ार तो प्राथमिक में चयनित होंगे, ठीक है, क्योंकि 80-82 हज़ार सीटों की घोषणा की गई है कि इतने 80-82 हज़ार सीटों पर प्राथमिक होगा। प्राथमिक विद्यालयों में जो नियुक्ति होनी है, आप लोगों को भी पता होगा, पेपर में आंकड़ा भी आप लोगों ने देखा होगा, और सरकार भी अक्सर कहती रहती है कि हम 80,000 सीटों पर प्राथमिक की बहाली देने जा रहे हैं। तो ये जो 3,90,000 है, इसमें से 80,000 का तो चयन प्राथमिक में होना ही है, ठीक है। तो इसीलिए अब लगभग आपके एक्स्ट्रा अभ्यर्थी कितने बच गए? एक्स्ट्रा अभ्यर्थी आपके बच गए हैं लगभग 3 लाख एक्स्ट्रा अभ्यर्थी बच गए, ठीक। अब नीचे आ जाता है। अब इस 3 लाख को भी एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे पिछले 10 साल में हमेशा से ऐसा नहीं था कि प्रत्येक साल बीएड और डीएड में 66,000 सीट था। यही बात वीडियो की शुरुआत में बोले थे कि कुछ लोग ये कमेंट जरूर करेंगे कि प्रत्येक साल कोई 66,000 सीट थोड़ी था बिहार में पिछले 10 साल में, क्योंकि सीटों की संख्या बीएड डीएड कॉलेज में 2016 के बाद से बढ़नी शुरू हुई है, और 2016 के बाद बहुत सारे नए नए बीएड कॉलेज खुले, नए नए डीएड कॉलेज खुले। उससे पहले कम कॉलेज थे बिहार में, ठीक है। तो पहले सीट कम थी, कॉलेज भी कम थे, और बहुत सारे कॉलेजों में सीट खाली भी रह जाते थे, और बहुत ऐसे ही लोग करते थे बीएड डीएड जो उम्रदराज लोग थे। अगर आप लोग को ठीक से याद होगा तो अब तो कम एज के लोग कर रहे हैं, उस समय उम्रदराज लोग करते थे अधिकतर। सीट भी कम थी, कॉलेज भी कम थे। अब इसको एडजस्ट करना है, इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। चलिए,
सत्र 2018-20 एक ऐसा सत्र था जिसमें बीएड की पूरे बिहार में केवल आधी ही सीटें भर पाई, क्योंकि सेकेंड राउंड का इस बार काउंसलिंग ही नहीं हुआ था। जो लोग 18-20 सत्र के बीएड के स्टूडेंट होंगे वो लोग मेरी इस बात से 100% एग्री करेंगे कि उस बार सेकेंड राउंड का काउंसलिंग ही नहीं हुआ था। इसलिए बहुत सारे कॉलेजों में हालत यह था, माफ़ कीजिएगा थोड़ा बज्जिका बोल देते हैं, कि 100 सीट अगर थी तो 100 सीटों में उनमें 33 से 37 सीटें ही भरी थी। कहीं कहीं तो आपको मुश्किल से 40-45 सीटें ही भरी। कुछ कॉलेज ने बाद में धांधली करके भर लिया था, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि 36,000 जो सीट है उसमें से केवल आधी ही सीट भरी। तो 20,000 फिर भी सॉरी माफ़ कीजिएगा 36,000 सीट थी, तो इसमें से आप रैंडमली मान लीजिए कि 20,000 भी सीट भरा, तो 16,000 सीट फिर भी खाली रह गया। इस 16,000 को जब आप 3 लाख में से घटाइएगा तो बच जाता है 2,84,000 अभ्यर्थी अभी भी उपलब्ध है। अब चलिए 2,84,000 को थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं। अंतिम एडजस्टमेंट है 2018-20 बैच से पहले किसी भी सरकारी डाइट कॉलेज में बाहरी लोगों का प्रशिक्षण नहीं होता था, जैसा कि अभी होता है। यानी कि 2018-20 से पहले किसी भी बीएड या डीएलएड के जो सरकारी कॉलेज थे, इसमें केवल उन्हीं लोगों का प्रशिक्षण होता था, ट्रेनिंग होता था जो लोग ऑलरेडी सरकारी शिक्षक थे। सरकारी डाइट की संख्या 63 है, यानी कि एक में अगर 100 सीट भी मान लीजिए तो 6300 सीट एक साल में हो जाता है। ठीक है, यानी 2012 से 2017 तक 6 साल में कुल 37,800 सीट डीएलएड के होंगे। इन सीटों पर जिन लोगों ने पढ़ा या तो वो शिक्षक पहले से थे या बन गए, और अब उनकी रुचि भी नहीं होगी दोबारा अप्लाई करने में, प्लस उनका मेधा भी कम है। इसीलिए जो 2,84,000 था इसमें से 37,800 माइनस कर दीजिए तो 2,46,200 आंकड़ा निकल के आता है। यही प्रक्रिया सरकारी बीएड कॉलेज में भी थी। एक तरह से रैंडमली माना जा सकता है 2,46,000। आप देखिए दूसरे तरीके से भी हम लोग उसी निष्कर्ष पर लगभग पहुंच रहे हैं। पहले तरीके में क्या था, पहले तरीके में आपके यहाँ देखिए दूसरे तरीके में 2,46,000 आ रहा है ना भाई। यहाँ देखिए दूसरे तरीके में 2,46,000 अभ्यर्थियों की संख्या आ रही है। ठीक है, और पहले तरीके में कितना आया था, पहले तरीके में आया था 2,30,000 आया था। ठीक है, तो लगभग एक ही बराबर आ जाता है, 10-20,000 का अंतर आ जाता है। हम लोग भी तो भगवान तो नहीं है कि पूरा कोई आधिकारिक आंकड़ा रहता तो एक निष्कर्ष पे अंतिम पहुंचा जा सकता था, लेकिन इतना प्रयास करने के बाद इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे। अब देखिए कि दोनों तरीके से लगभग इतना माना जा सकता है कि 2,30,000 कैंडिडेट हैं। अप्लाई इससे ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने में हो सकता है कि 5-6 लाख लोग अप्लाई कर दें, 7 लाख लोग अप्लाई कर दें, लेकिन उससे घबराना नहीं है, क्योंकि वो लोग केवल भीड़ का हिस्सा है। वास्तविक नेक टू नेक जो फाइट होगा वो आपको 2 से 3 लाख अभ्यर्थी अधिकतम ऐसे हैं कि जिनके बीच में नेक टू नेक फाइट है। और हम लोगों ने तो कैलकुलेट करके फिलहाल के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, ये आंकड़ा फरवरी 2023 के हिसाब से है। जैसे जैसे महीने बीतते जाएंगे वैसे वैसे ये आंकड़ा हल्का हल्का परिवर्तित होता चला जाएगा। फरवरी 2023 और जो अभी सीटेट हुआ है उसके बाद जो आंकड़ा है उसमें 2,30,000 के करीब में वास्तविक अभ्यर्थी हैं जिनका मेधा प्रतिशत भी अच्छा है। इनसे आपको मुकाबला करना पड़ेगा। यानी आप कह सकते हैं कि एक सीट के मुकाबले लगभग 2 से 3 अभ्यर्थी होंगे। एक सीट पर 2 से 3 अभ्यर्थी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आप कहिए कि आप या तो 2 बोलिए, नहीं तो 3 बोलिए। 2 या 3 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें आंकड़ा देख रहे हैं फ्लक्चुएट करता है। अब 2,46,000 है कि 2,30,000 है, या हो सकता है कि हम ही लोग बनाए हैं तो कोई ऐसा बिंदु छूट गया हो जो आप लोग हम लोग को बताइएगा कि ये बिंदु कैलकुलेट करना आपने छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी कुछ भी कर लीजिए, एक सीट पर हमको लगता है कि 2 से 3 अभ्यर्थियों का मुकाबला होने वाला है। ये आंकड़ा फिर भी कम है, इसलिए कम है क्योंकि अन्य एग्जाम से, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जब आप तुलना कीजिएगा तब यह आंकड़ा कभी कभी तो एक सीट पर 2-2, 400 स्टूडेंट से कंपटीशन होता है, और यहाँ आपको एक सीट पर केवल 2 से 3 अभ्यर्थियों से ही मुकाबला है। तो हम इस आंकड़े को कम मानते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो आप लोग घबराना बंद कर दीजिए। इतना घबरा जाते हैं कि सर ये हो गया, वो हो गया। 60-40 फिर भी बेहतर है मेरे भाई। 60-40 ने आपको ये जरूर दे दिया है कि जिनका ज़्यादा है उनको भी और जिनका कम है उनको भी। पोल इतना करवाए ना, कल शाम में भी वीडियो बना के दिखाए ना कि आखिरकार सबको 60 से लेकर 76 के बीच में, ठीक है, 60 से 76 के बीच में एक एडजस्टमेंट कर दे रहा है 60-40 का नियम।
ठीक है। और पिछली बार अगर याद भी होगा तो छठे चरण में ऐसा हुआ था कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में 15% तक का अंतर जा रहा था, 16% तक का अंतर जा रहा था। यानी कि अगर फर्स्ट राउंड में किसी का काउंसलिंग हुआ और उसका चयन 80% पर हुआ है, तो थर्ड राउंड तक ऐसा देखने के लिए मिला कि किसी अभ्यर्थी का जो चयन है वो आपको 64 से 66% पर भी हो गया। 15 से 16% का भी अंतर पिछली बार देखने के लिए मिला था। तो अगर किसी का मेधा प्रतिशत 80 बन रहा है, उसको देख के आप डर गए कि नहीं मेरा 70 बन रहा है, मेरा 66 बन रहा है, मेरा 68 बन रहा है, मेरा तो होगा ही नहीं। तब हम क्या कहें आपको, इतना कैलकुलेशन करके दिखा दिए, तो थोड़ा सा तो भरोसा कीजिए। कट ऑफ भी बताएंगे लेकिन थोड़ा सा नियम आ जाने दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए उसके लिए। और अंतिम बात कि 60-40 का नियम बेहतर है भाई। अभी भी हम कहेंगे कि अगर 60-40 लागू होता है तो यह नियम इसलिए बेहतर है क्योंकि यह आपको ही नहीं, जिसका अधिक अंक है उसको भी आपके बराबरी में लाने का प्रयास करता है, वरना इसके अलावा कोई दूसरा नियम नहीं है। अगर 80-20 लागू हो जाए, अगर 75-25 लागू हो जाए, ठीक है, तो तब आपको समस्या हो सकती है थोड़ी। लेकिन फ़िलहाल के यह नियम 60-40 बढ़िया है। और अगर आपका एकेडमिक में मार्क्स कम था, सीटेट में मार्क्स अच्छा आया है, तो आप देख रहिएगा कि एक तरह से आप कॉम्पिटिशन की स्थिति में आ गए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत पड़ता है वीडियो बनाने में। और फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।